आपके जीवन में अभी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आप पर भरोसा नहीं किया था। शायद उन्होंने इसे जोर से कहा था, शायद उन्होंने कभी एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जब आपने अपने सपनों के बारे में बात की थी तो जिस तरह से उन्होंने आपको देखा उसमें आपने इसे महसूस किया था। वो शांत उपेक्षा, वो बमुश्किल छिपी हुई मुस्कान, आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए अधिक यथार्थवादी, अधिक समझदारी भरी, अधिक उपयुक्त चीज की ओर वो कोमल लेकिन विनाशकारी मोड़। और आपको वो पल याद है? धुंधला नहीं, बल्कि विशेष रूप से। आपको याद है कि आप कहाँ खड़े थे और उन्होंने क्या कहा था, और आपका चेहरा कैसा महसूस कर रहा था जब आपने उन्हें ये ना दिखाने का फैसला किया कि इसका आप पर कितना असर हुआ है। आपने उस पल को सुबह जल्दी उठने और देर रात तक जागने और हर उस अंधेरे दौर में अपने साथ रखा है। जहां आप जहां थे और जहां जाने की कोशिश कर रहे थे, उसके बीच का अंतर इतना बड़ा लग रहा था कि जिन लोगों ने आप पर संदेह किया था वे लगभग सही लगने लगे थे। आपने इसे संघर्ष और सन्नाटे और उन महीनों के दौरान संभाला जहां कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिख रहा था, और आपका वो रूप जो लगभग हार मान चुका था, वो आसपास के किसी भी व्यक्ति की तुलना में जीतने के अधिक करीब था, जो कोई कभी नहीं जान पाया। और अब चीजें बदल रही हैं। अब मेहनत का फल मिलने लगा है। अब सुबह जल्दी उठने से परिणाम मिल रहे हैं और देर रात तक जागने से गति मिल रही है। और जिस जीवन का आप अंधेरे में चुपचाप जिद्दीपन से लगभग अदृश्य रूप से निर्माण कर रहे थे, वो अब प्रकाश के अपने पहले संकेत दिखाने लगा है। और आपका हर हिस्सा, आपका हर पूरी तरह से समझने योग्य, गहरा मानवीय, पूरी तरह से न्याय संगत हिस्सा उस व्यक्ति को ढूंढना चाहता है, उस संदेह के पास जाना चाहता है जिसने आपको लगभग रोक दिया था, और उनके देखना बंद करने के बाद वास्तव में क्या हुआ उसे ठीक ठीक सामने रखना चाहता है, उन्हें सबूत दिखाना चाहता है, उनकी कम उम्मीदों के मलबे में खड़े होकर कहना चाहता है, देखो देखो मैंने उस सन्नाटे में क्या बनाया जिसमें तुमने मुझे छोड़ दिया था। देखो क्या हुआ जब मैंने मेरे लिए क्या संभव था कि तुम्हारे संस्करण को चुनने के बजाय खुद को चुना। और मैं इस चैनल के हर हिस्से और इसके प्रतीक हर एक चीज के साथ उस भावना को समझता हूं, क्योंकि वो भावना अहंकार नहीं है, ये क्षुद्रता नहीं है, ये दुनिया की सबसे मानवीय चीज है। लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता है कि आप वो सुने जो मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है जो इस चैनल ने आपको कभी बताई है। ऐसा मत करो, इसलिए नहीं कि वे इसे देखने के लायक नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप इससे बेहतर के हकदार हैं कि आपको उनकी आवश्यकता पड़े। स्टोइक ब्लेसिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि आपको कभी भी अपनी सफलता को किसी के सामने क्यों नहीं समझाना चाहिए। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अभी कमेंट्स में ये शब्द लिख दीजिए, आई मूव इन साइलेंस। ये आपकी घोषणा है, ये हमारी हर उस चीज के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है जिसमें हम शामिल होने जा रहे हैं। उस लाइक बटन को दबाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे स्टोइक सैनिकों के समुदाय में शामिल होने के लिए उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। वे लोग जो अंधेरे में निर्माण करते हैं, शांति से आगे बढ़ते हैं और परिणामों को वो हर एक चीज करने देते हैं जो शब्द कभी नहीं कर सकते थे। अब चलिए इस पर आते हैं। अपनी सफलता को समझाने का आग्रह घमंड नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ये शब्द के सीधे अर्थों में गर्व भी नहीं है। ये उन सभी चीज़ों की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील चीज़ है। ये आत्मविश्वास के कपड़ों में सजी सभी भावनात्मक ज़रूरतों में सबसे पुरानी और सबसे मानवीय ज़रूरत है। ये देखे जाने की, मान्य होने की, जिन लोगों ने आप पर संदेह किया था उनसे अंततः पूरी तरह से और निर्विवाद रूप से ये स्वीकार कराने की ज़रूरत है कि आप सही थे और वे गलत थे, और आपने जो रास्ता चुना और जो बलिदान दिए और अपने जिस रूप पर आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो बिल्कुल अपनी कीमत के लायक था। और उस ज़रूरत से शर्मिंदा होने या उसे खारिज करने या दिखावटी उदासीनता की परतों के नीचे दफनाने की आवश्यकता नहीं है। ये वास्तविक है, ये समझने योग्य है। ये उन लोगों द्वारा गलत तरीके से देखे जाने का स्वाभाविक परिणाम है जिनकी राय आपके लिए ऐसे समय में मायने रखती थी जब आप इतने संवेदनशील थे कि आपने इसे ये आकार देने दिया कि आप खुद को कैसे देखते हैं। लेकिन यहाँ वो बात है जो स्टोइक्स उस ज़रूरत के बारे में जानते थे जिसे अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी समझे बिना बिता देते हैं। इसे बढ़ावा देने से ये संतुष्ट नहीं होती है। जिन लोगों ने आप पर संदेह किया था, उन्हें अपनी सफलता समझाना उस गड्ढे को नहीं भरता जो उनके संदेह ने बनाया था। ये इसे और चौड़ा करता है।
क्योंकि जो मान्यता आपको उस व्यक्ति से मिलती है जो आपके बारे में गलत था, वो कभी भी उतनी पूर्ण या उतनी स्थायी या उतनी वास्तविक रूप से ठीक करने वाली नहीं होने वाली है जितनी मान्यता आप एक बार फिर खुद को सही साबित करने के निरंतर निजी अनुशासित अभ्यास के माध्यम से बनाते हैं। स्पष्टीकरण उस गंतव्य का एक शॉर्टकट है जहां शॉर्टकट नहीं पहुंच सकते, और स्टोइक्स, जिनके पास शॉर्टकट के लिए बहुत कम धैर्य था और लंबे रास्ते के लिए बहुत गहरा सम्मान था, वे आपसे स्पष्टीकरण को नीचे रखने और इसके बजाय काम को वापस उठाने के लिए कहेंगे। जब आप स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति की परतों को पीछे हटाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में इसके पीछे क्या है, तो आपको नीचे जो अक्सर मिलता है वो आत्मविश्वास नहीं होता है। ये उस मंजूरी का भूत है जो आपको उन लोगों से कभी नहीं मिली जिन्हें इसे आपको स्वतंत्र रूप से देना चाहिए था और उन्होंने नहीं दिया। और उस नींव पर अपनी सफलता का निर्माण करना, अपनी जीत को इस बात से मापना कि क्या वे अंततः वो मान्यता पैदा करते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे, एक गतिशील व्यक्ति के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी सफलता वास्तव में अभी तक आपकी नहीं है। ये अभी भी किसी शांत और मौलिक तरीके से उस व्यक्ति की राय की बपौती है जिसे आप इसे समझा रहे हैं। जिस क्षण उनकी राय आपकी उपलब्धि का पैमाना बन जाती है, आपने उन्हें अपने आंतरिक जीवन पर एक ऐसी शक्ति सौंप दी है जिसे रखने का हकदार कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने आप पर संदेह किया था। और स्टोइक्स इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे। दूसरे लोग आपकी सफलता के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपका काम नहीं है। आप इसके साथ क्या करते हैं, ये आपका काम है। आप इस पर कैसे निर्माण करते हैं, ये आपका काम है। इसकी निरंतर खोज के माध्यम से आप कौन बनते हैं, ये आपका काम है। बाकी सब कुछ शोर है, और स्पष्टीकरण उस शोर का सबसे तेज रूप है, क्योंकि ये आपसे आता है, ये स्वतः उत्पन्न है, ये स्वैच्छिक है, और इसके खिलाफ चुनना पूरी तरह से आपकी शक्ति के भीतर है। स्टोइक्स के पास एक अवधारणा थी जिसे वे इनर सिटाडेल कहते थे। वो निजी संप्रभु, पूरी तरह से आंतरिक स्थान जहां एक व्यक्ति के सच्चे मूल्य, सच्ची पहचान और मूल्य की सच्ची भावना का वास होता है। मार्कस ऑरेलियस ने इसके बारे में लगातार लिखा, ये विचार कि हर वो चीज़ जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है, हर वो चीज़ जो वास्तविक और स्थायी है और रक्षा करने योग्य है, वो आपके भीतर रहती है, ना कि दूसरों की धारणा में। और उन्होंने इस सिद्धांत को न केवल विफलता और कठिनाई पर लागू किया, जहां अधिकांश लोग स्टोइक दर्शन को लागू करते हैं, बल्कि सफलता पर, उपलब्धि पर, उन पलों पर लागू किया जब चीजें सही होती हैं और दुनिया ध्यान देना शुरू करती है। और प्रलोभन किसी दर्दनाक चीज को सहने का नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ कुछ कीमती साझा करने का आता है जिन्होंने इसे रखने का अधिकार नहीं कमाया है। क्योंकि मार्कस समझते थे कि आपकी सफलता आपकी शांति की तरह, आपकी ऊर्जा की तरह, आपके ध्यान की तरह एक सीमित और मूल्यवान संसाधन है। और हर बार जब आप इसे एक ऐसे स्पष्टीकरण में डालते हैं जिसकी कभी भी आपके विकास में वास्तव में निवेश करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा मांग नहीं की गई थी, तो आप एक ऐसे लेन देन पर कुछ ऐसा खर्च कर रहे हैं जिसे आप वापस नहीं पा सकते, जो वास्तविक मूल्य का कुछ भी नहीं लौटाता है। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति का मूल्य उसकी महत्वाकांक्षाओं के मूल्य से अधिक नहीं है, और एक महत्वाकांक्षा जिसे लगातार उन लोगों को समझाया जा रहा है जिन्होंने यात्रा को साझा नहीं किया, वो एक ऐसी महत्वाकांक्षा है जिसे धीरे धीरे उस निजी स्थान से स्थानांतरित किया जा रहा है जहां ये बढ़ी थी, उस सार्वजनिक स्थान में जहां इसे अलग किया जाएगा, कम किया जाएगा, तुलना की जाएगी, और अंततः आपको एक ऐसे रूप में वापस कर दिया जाएगा जिसका मूल्य उस समय की तुलना में काफी कम होगा जब आपने इसे सौंपा था। आंतरिक उपलब्धियों के लिए बाहरी पुष्टि चाहने के विषय पर एपिक्टेटस शायद सभी स्टोइक्स में सबसे सीधे थे। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए वो सीखना शुरू करना असंभव है जो वे सोचते हैं कि वे पहले से ही जानते हैं, और वो जिस ओर इशारा कर रहे थे वो गतिशीलता थी जो तब होती है जब आप अपनी सफलता को किसी ऐसे व्यक्ति को समझाते हैं जो यात्रा का हिस्सा नहीं था। आप ज्ञान साझा नहीं कर रहे हैं, आप पुष्टि मांग रहे हैं। आप कुछ ऐसा ले रहे हैं जो निजी अनुशासन और शांत बलिदान और व्यक्तिगत विश्वास के माध्यम से बनाया गया था, और इसे एक ऐसी अदालत में प्रस्तुत कर रहे थे जो कभी भी इसके फैसले के लिए न्याय करने के योग्य नहीं थी, जो आपको कभी संतुष्ट नहीं करने वाला था, भले ही वो आपके पक्ष में आया हो। क्योंकि जिस किसी ने आप पर संदेह किया था, उसकी मान्यता वास्तव में वो चीज़ नहीं है जिसकी आपको आवश्यकता है।
आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिसकी आपको हमेशा आवश्यकता रही है, वो आंतरिक पुष्टि है जो काम करने और इसके परिणाम देखने से मिलती है, और अपनी खुद की ईमानदारी के निजी स्थान में ये जानने से मिलती है कि आपने कुछ वास्तविक बनाया है, कि आपका वो रूप जिसे आपने बनना चुना वो बनने के लायक था, कि वो रास्ता जो आपने तब लिया जब हर कोई एक अलग दिशा में इशारा कर रहा था वो सही रास्ता था, और कोई भी बाहरी स्पष्टीकरण आपको वो पुष्टि नहीं दे सकता। ये हमेशा एक इनसाइड जॉब था, ये हमेशा एक इनसाइड जॉब होने वाला था, और जिस क्षण आप इसे बाहर ले जाते हैं, जिस क्षण आप इसे उन लोगों के लिए मेज़ पर रख देते हैं जिनका आपके परिणाम में निवेश कम से कम संदेहास्पद है, आप उसी चीज़ को कमज़ोर कर देते हैं जिसने इसे शक्तिशाली बनाया था। आप अपने स्वयं के विकास के सबसे पवित्र प्रमाण को लेते हैं और इसे सबसे अविश्वसनीय संभावित जूरी के सामने प्रस्तुत करते हैं। सेनेका ने कुछ ऐसा लिखा जिसके साथ मैं एक पल के लिए बैठना चाहता हूँ, क्योंकि ये उस हर चीज़ के दिल तक पहुँचता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक ऐसे तरीके से जो बहुत कम चीज़ें कर पाती हैं। उन्होंने कहा कि खुश व्यक्ति अपने वर्तमान भाग्य से संतुष्ट है, चाहे वो कुछ भी हो, और अपनी परिस्थितियों से सुसंगत है। और सेनेका जिस चीज़ का वर्णन कर रहे थे वो एक प्रकार की आत्मनिर्भरता है जो वित्तीय स्वतंत्रता या व्यावसायिक उपलब्धि से कहीं आगे जाती है। ये मनोवैज्ञानिक आत्मनिर्भरता है। आपने जो बनाया है उसे देखने और इसके साथ वास्तविक रूप से, पूरी तरह से और स्थायी रूप से संतुष्ट महसूस करने की क्षमता, बिना अपने बाहर के एक भी व्यक्ति की आवश्यकता के ये पुष्टि करने के लिए कि वो संतुष्टि उचित है। वो सफलता के साथ स्टोइक संबंध है, उपलब्धि का प्रदर्शन नहीं, इसका स्पष्टीकरण नहीं, बाहरी दर्पणों की खोज नहीं जो इसे आपके पास एक ऐसे तरीके से वापस प्रतिबिंबित करते हैं जो मान्य महसूस कराता है, बल्कि ये जानने का शांत, आंतरिक, गहरा व्यक्तिगत अनुभव कि आपने काम किया और काम ने कुछ वास्तविक पैदा किया, और उस वास्तविकता को वास्तविक बने रहने के लिए किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आपकी सफलता तब और वास्तविक नहीं हो जाती जब कोई इसे स्वीकार करता है, ये तब कम वास्तविक नहीं हो जाती जब कोई इसे खारिज करता है। ये बस है। और एक व्यक्ति जो ये जानता है, जिसने अपनी उपलब्धियों के साथ अपना संबंध उस तरह की आंतरिक नींव पर बनाया है, उसे किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ उन लोगों के बारे में असहज करने वाली सच्चाई है जो आपके स्पष्टीकरण को सुनने के लिए सबसे उत्सुक हैं। वे लोग जो विवरणों के लिए सबसे अधिक दबाव डालते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि आपने इसे ठीक ठीक कैसे किया और इसकी क्या कीमत थी और संख्याएं कैसी दिखती हैं और आपका अगला कदम क्या है। उनमें से अधिकांश इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि वे आपके विकास से वास्तव में प्रेरित हैं। कुछ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जानकारी मुद्रा है और गलत व्यक्ति को विस्तार से समझाई गई आपकी सफलता एक ऐसा संसाधन बन जाती है जिसका वे उन तरीकों से उपयोग कर सकते हैं जिनका आपने कभी इरादा नहीं किया था और जिन पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। कुछ इसका उपयोग तुलना करने के लिए करेंगे, अपनी खुद की प्रगति को आपकी प्रगति के खिलाफ एक ऐसे तरीके से मापने के लिए जो प्रेरणा नहीं बल्कि नाराजगी पैदा करता है। और नाराजगी एक बार जब ये किसी ऐसे व्यक्ति में जड़ पकड़ लेती है जिसकी आप तक पहुंच है, तो खुद को उन तरीकों से व्यक्त करती है जो सूक्ष्म और संक्षारक होते हैं और स्रोत तक वापस ले जाना लगभग असंभव होता है। कुछ लोग इसका उपयोग कम आंकने के लिए करेंगे, उस कोण को खोजने के लिए जहां से आपकी सफलता जितनी है उससे छोटी दिखे, उसमें भाग्य या विशेषाधिकार या समय के सही होने को ढूंढने के लिए कोई भी ऐसी चीज जो उन्हें आपकी कहानी के उन हिस्सों को खारिज करने की अनुमति दे जो उस कहानी को चुनौती देती है जो वे अपनी सीमाओं के बारे में खुद को बता रहे हैं। और कुछ जो सबसे खतरनाक है, वे बस इसे सहेज कर रख लेंगे। आपने क्या बनाया और इसे कैसे बनाया इसका ब्लूप्रिंट ले लेंगे और इसका उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करेंगे, बिना कभी एक बार भी यह स्वीकार किए कि ये कहां से आया था। सेनेका ने लिखा है कि आपको अपना ज्ञान केवल उन्हीं के साथ साझा करना चाहिए जो इसके योग्य हैं, इसलिए नहीं कि ज्ञान को जमा करके रखा जाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि गलत दर्शकों के सामने फेंके गए मोती न केवल बर्बाद होते हैं बल्कि उन्हें हथियार बना दिया जाता है। और आपकी कहानी, आपकी वास्तविक कहानी, जिसकी जो कीमत लगी वो लगी और जिसके लिए जिसकी आवश्यकता थी वो थी और जिसने जो पैदा किया वो पैदा किया, वो उन लोगों को सौंपने के लिए बहुत मूल्यवान है जो इसका उपयोग आपके खिलाफ करने जा रहे हैं। और फिर ईर्ष्या का सवाल आता है, क्योंकि ईर्ष्या वास्तविक है और ये प्राचीन है और ये मानवीय संबंधों में सबसे शक्तिशाली और सबसे कम चर्चा की जाने वाली ताकतों में से एक है। और ईर्ष्या के बारे में बात यह है कि ये खुद की घोषणा नहीं करती है, ये कोई बोर्ड पहनकर नहीं आती है, ये जिज्ञासा, रुचि, समर्थन, दोस्ती का चेहरा पहनकर आती है। ये ऐसे सवाल पूछती हैं जो प्रशंसा जैसे लगते हैं और ऐसे इरादे रखती हैं जो कुछ भी हो सकते हैं सिवाय प्रशंसा के। और जब आप अपनी सफलता किसी ऐसे व्यक्ति को समझाते हैं जो मन ही मन इससे ईर्ष्या करता है, जब आप ये विवरण सामने रखते हैं कि आपने क्या बनाया और इसे कैसे बनाया और इसने क्या पैदा किया है, तो आप उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे होते हैं, आप उनके भीतर कुछ ऐसा खिला रहे होते हैं जो वापस मुड़ेगा और आपको काटेगा।
जरूरी नहीं कि नाटकीय रूप से या इस तरह से जिसे आप तुरंत पहचान सकें और संबोधित कर सकें, बल्कि उन छोटे निरंतर संचारक तरीकों से जिसमें ईर्ष्या हमेशा उन लोगों में खुद को व्यक्त करती है जिन्होंने अपने आंतरिक जीवन की जांच करने का काम नहीं किया है। वो थोड़ी नकारात्मक टिप्पणी जो तकनीकी रूप से एक प्रशंसा है, आपको क्या अलग करना चाहिए इस बारे में बिन मांगी सलाह, ठीक उसी समय आपके आत्मविश्वास को सूक्ष्म रूप से कमजोर करना जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। स्टोइक्स ईर्ष्या को ईर्ष्यालु व्यक्ति की नैतिक विफलता के रूप में नहीं समझते थे, बल्कि मानव स्वभाव की एक ऐसी पूर्वानुमेय विशेषता के रूप में समझते थे जिसे बुद्धिमान लोग ध्यान में रखते हैं और जिससे रक्षा करते हैं। और प्राथमिक सुरक्षा सरल है, इसे ईंधन मत दो। लोगों को अपनी सफलता का विस्तृत नक्शा मत सौंपो और फिर हैरान होने का नाटक मत करो जब उनमें से कुछ इसका उपयोग उन जगहों को खोजने के लिए करें जहां आप सबसे अधिक संवेदनशील हैं। और फिर ऊर्जा का सवाल आता है, क्योंकि उन सभी सामाजिक गतिशीलता और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों से परे जिन्हें स्पष्टीकरण उजागर करता है, अपनी सफलता पर निर्माण करने के बजाय उसके बारे में बात करने की एक विशुद्ध रूप से व्यावहारिक कीमत है। आप जो पहले ही हासिल कर चुके हैं के बारे में आपके द्वारा की जाने वाली हर बातचीत एक ऐसी बातचीत है जो आप इस बारे में नहीं कर रहे हैं कि आप आगे क्या बना रहे हैं। अपनी यात्रा को किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने में बिताया गया हर घंटा जो इस पर नहीं था, एक ऐसा घंटा है जिसे आप इसे गहरा करने में खर्च नहीं कर रहे हैं। मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा की हर एक इकाई जो आपकी सफलता के प्रदर्शन और स्पष्टीकरण में बाहर की ओर बहती है, वो एक ऐसी इकाई है जो इसके विस्तार की ओर भीतर की ओर नहीं बह रही है। स्टोइक्स इस बारे में निर्मम थे। वे समझते थे कि ध्यान केवल एक मनोवैज्ञानिक संसाधन नहीं है, ये एक रचनात्मक संसाधन है, और आप अपना ध्यान जहां केंद्रित करते हैं वहीं आपका विकास होता है। इसे भीतर की ओर काम पर, अगले स्तर पर बनने के निरंतर अनुशासित अभ्यास पर केंद्रित करें और ये कई गुना बढ़ जाता है। इसे बाहर की ओर स्पष्टीकरण पर, मान्यता पर, एक ऐसे दर्शक के लिए उपलब्धि के प्रदर्शन पर केंद्रित करें जो आपके बनने में कभी वास्तविक रूप से निवेशित नहीं था, और ये धीरे धीरे अदृश्य रूप से लेकिन लगातार लीक होता है, जब तक कि एक दिन आप ऊपर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप ये बात करने में इतने व्यस्त थे कि आप कहाँ हैं, कि आप उस दिशा में आगे बढ़ना भूल गए जहां आप जा रहे थे। और वे लोग जो वैसे भी कभी आपका जश्न नहीं मनाने वाले थे, वे अभी भी आपका जश्न नहीं मना रहे हैं, और काम अभी भी इंतजार कर रहा है। और जो खिड़की खुली थी वो उससे थोड़ी संकरी हो गई है जितनी वो आपके द्वारा समझाने में वो सारा समय बिताने से पहले थी। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो इसे लगभग एक स्वाभाविक स्तर पर समझते थे, जो बाहरी स्पष्टीकरण की आवश्यकता के प्रति इतनी पूर्ण उदासीनता के साथ दुनिया में चले कि उनका सन्नाटा ही एक प्रकार की शक्ति, एक उपस्थिति, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बन गया जिसने लोगों को अपनी ओर खींचा, ठीक इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत कम प्रकट किया। मार्कस ऑरेलियस ने प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया और अपने निजी घंटे अपनी सफलता की कहानी घड़ने में नहीं, बल्कि इसके पीछे के व्यक्ति के चरित्र की जांच करने में बिताए। उन्होंने रोम के सामने खुद को समझाने के लिए मेडिटेशंस नहीं लिखा था, उन्होंने उन्हें अंधेरे में, बिना दर्शकों के, उस निजी कमरे के बाहर किसी की भी आवश्यकता के बिना खुद को खुद के प्रति जवाबदेह ठहराने के लिए लिखा था, ताकि कोई ये समझ सके या मान्य कर सके या पुष्टि कर सके कि वे इसके भीतर क्या मना रहे थे। और वो चरम आत्मनियंत्रण, अपनी खुद की कहानी पर वो पूर्ण संप्रभुता, एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम 2000 साल बाद भी उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने खुद को अच्छी तरह से समझाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ वास्तविक बनाया और फिर सन्नाटे से उसकी रक्षा की और इसे सदियों से पूरी तरह से अपने लिए बोलने दिया। एपिक्टेटस ने पूर्ण सामाजिक शक्तिहीनता की स्थिति से एक ऐसा दर्शन तैयार किया जिसने दुनिया को बदल दिया। एक ऐसा गुलाम जिसका शरीर किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में था और जिसका दिमाग किसी के स्वामित्व में नहीं था। और उन्होंने कभी भी उन लोगों के सामने खुद को नहीं समझाया जिन्होंने उन्हें खारिज कर दिया था। उन्होंने कभी भी उन लोगों के सामने अपनी बुद्धिमत्ता को सही नहीं ठहराया जिन्होंने उनके पास इसके होने के अधिकार पर सवाल उठाया था। वे बस जारी रहे, सोचते रहे और सिखाते रहे और निर्माण करते रहे और बनते रहे। और काम बोला, जैसा कि काम हमेशा बोलता है जब आप इसे वो स्थान और सन्नाटा और निरंतर अबाधित ऊर्जा देते हैं जिसकी इसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। तो आप वास्तव में इसे वास्तविक जीवन में कैसे करते हैं? जब आपके आसपास के लोग स्पष्टीकरण के लिए दबाव डाल रहे हों और सोशल मीडिया को उपलब्धि के प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए तैयार किया गया हो, और जिस संस्कृति में आप रह रहे हैं उसने दृश्यता को मूल्य का प्राथमिक पैमाना बना दिया हो और सन्नाटे को कुछ भी कहने लायक न होने का प्राथमिक संकेतक बना दिया हो, तो आप अपनी सफलता के बारे में अपनी शांति कैसे बनाए रखते हैं? स्टोइक उत्तर व्यावहारिक है और ये सरल है, भले ही ये आसान ना हो। आप दिशा बदलते हैं। जब कोई पूछता है कि आपने ये कैसे किया, तो आप उन्हें धन्यवाद देते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप अभी भी इसे समझ रहे हैं। जब कोई आपके अगले कदम का विवरण चाहता है, तो आप उन्हें बताते हैं कि जब साझा करने के लिए और अधिक होगा तो आप और साझा करेंगे। जब कोई ब्लूप्रिंट के लिए दबाव डालता है, तो आप उन्हें वो न्यूनतम देते हैं जो शिष्टाचार के लिए आवश्यक है, और फिर आप काम पर लौट आते हैं। शत्रुता के साथ नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति के दिखावटी रहस्यवाद के साथ नहीं जो खुद को जितना है उससे अधिक दिलचस्प दिखाना चाहता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के वास्तविक, स्थापित, पूरी तरह से बेफिक्र संयम के साथ जो जानता है कि उसकी सफलता
सफलता कोई ऐसी कहानी नहीं है जो हर पूछने वाले को बताई जाए। ये जीने के लिए एक जीवन है और इसे जीने के लिए ऊर्जा की हर उस बूंद की आवश्यकता होती है जिसे इसे बताने में खर्च किया जाएगा। आप उस सन्नाटे में सहज करना सीखते हैं जब आप समझाते नहीं हैं। आप गलत समझे जाने के साथ बैठना सीखते हैं बिना उस गलत फहमी को सुधारने के लिए जल्दबाजी किए। आप सीखते हैं कि कम आके जाने की बेचैनी उस कीमत से कहीं छोटी कीमत है जो आपकी कहानी को उन लोगों को सौंपने की है जो इसे गलत तरीके से संभालने जा रहे हैं। और आप सीखते हैं धीरे धीरे और फिर अचानक सब एक साथ कि एक ऐसे व्यक्ति का शांत आत्मविश्वास जिसके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जिसे आप किसी भी कमरे में ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो अंतिम सत्य है जिसकी ओर ये सब बढ़ रहा है। जिन लोगों को आपकी सफलता देखने की आवश्यकता है वे इसे देखेंगे, इसलिए नहीं कि आपने उन्हें यह समझाया बल्कि इसलिए क्योंकि आपने इसका निर्माण जारी रखा, क्योंकि परिणाम अकाट्य हो गए, क्योंकि जिस जीवन का आपने अंधेरे में निर्माण किया था वो अंततः अनदेखा करने के लिए बहुत अधिक दृश्यमान हो गया, यहाँ तक कि उन लोगों द्वारा भी जो न देखने के लिए सबसे अधिक दृढ़ थे। आपको संदेह करने वालों को अपनी सफलता समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको उन लोगों को इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है जो चले गए। आपको उन लोगों को इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने कहा था कि आप नहीं कर सकते या आपको नहीं करना चाहिए या आप नहीं करेंगे। आपको उन लोगों को भी इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने शुरू से ही आप पर विश्वास किया था, क्योंकि जो लोग वास्तव में आपके पक्ष में थे उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। वे वहां थे, उन्होंने काम देखा, वे जानते हैं कि इसकी क्या कीमत लगी और वे जश्न मना रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपने इसे समझाया बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको इसका निर्माण करते देखा। आपका काम अब समझाना नहीं है, आपका काम आगे बढ़ते रहना है, काम में और गहराई से जाना और परिणामों के बारे में और शांत होना और इस बारे में अधिक अनुशासित होना कि आपकी ऊर्जा कहाँ बहती है और इस बारे में अधिक सचेत होना कि आपके बनने की कहानी तक किसकी पहुंच होती है। वही करना जो स्टोइक्स ने किया था, जो मार्कस ऑरेलियस ने जमी हुई नदी के किनारे तंबू में किया था, जो एपिक्टेटस ने उन जंजीरों में किया था जो उनके मन की स्वतंत्रता को नहीं छू सकती थी, जो सेनेका ने उन पत्रों में किया था जो उन्होंने भीड़ के लिए नहीं बल्कि उस एक व्यक्ति के लिए लिखे थे जिसके विकास के लिए वे वास्तव में और पूरी तरह से जिम्मेदार थे। शांत हो जाओ, गहरे जाओ, काम को बोलने दो और खुद को पूरी तरह से और अंततः और बिना किसी माफी के चुनने वाले व्यक्ति के पूर्ण अटूट विश्वास के साथ भरोसा करो कि परिणाम वो सब कुछ कह देंगे जो स्पष्टीकरण कभी नहीं कह सका। शांति से आगे बढ़ो, अंधेरे में निर्माण करो और उन्हें आपको वहां पहुंचते हुए देखने दो जहां उन्होंने आपसे कहा था कि आप कभी नहीं जा सकते। यदि इस वीडियो ने आज आपके भीतर कुछ प्रेरित किया है तो उस लाइक बटन को दबाएं, स्टोइक नीतिमाला को सब्सक्राइब करें और हमारे स्टोइक सैनिकों की सेना में शामिल होने के लिए उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जो सन्नाटे में निर्माण करते हैं, इरादे के साथ आगे बढ़ते हैं और काम को ही सारी बात करने देते हैं। हम यहाँ कुछ वास्तविक बना रहे हैं और हमारे द्वारा डाला जाने वाला हर वीडियो उस जीवन की नींव में एक और ईंट है जिसका आप निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद वास्तव में और पूरी तरह से उस सबके निचले हिस्से से जिस पर यह चैनल बना है यहाँ होने के लिए धन्यवाद। खुले रहने के लिए, सभी आवेगों में सबसे मानवीय आवेग को चुनौती देने वाली किसी चीज के साथ बैठने और ये विचार करने के लिए तैयार रहने के लिए कि एक अधिक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। अब जाओ, स्पष्टीकरण को नीचे रखो, काम को वापस उठाओ, परिणाम इंतजार कर रहे हैं और आपका वो रूप भी जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। स्टोइक सैनिक, मार्ग पर बने रहें।